अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पूरी दुनिया में दो सबसे जहरीले देश कौन से हैं, तो आपके दिमाग में कौन से नाम आएंगे? जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। पाकिस्तान और चीन, ये दोनों हमेशा भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, यही सोचते रहते हैं। तो चलिए आज इन दो सांपों के बारे में बात कर ली जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकर्षक मिश्रा और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं चीन के बारे में। अगर हम चीन की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बात करनी होगी। हमारे देश में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है उल्फा। क्या है दोस्तों ये उल्फा? उल्फा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है और इस मिलिटेंट ग्रुप का सिर्फ एक ही एम था, सेपरेटिज्म, आसाम को भारत से अलग करना। ये सारा का सारा जो खेल है ना वो चीन का था। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले बनाई गई थी, लेकिन जो इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉस थे ना, उन्होंने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने भारत के होम मिनिस्टर और असम के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। ये चीन के मुंह पे गहरा तमाचा था दोस्तों। एक इंसान है परेश बरुआ करके। परेश बरुआ जो है ना वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है उल्फा का। वो अभी भी चाइना में ही रहता है। चाइना और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके बीच का जो बॉर्डर एरिया है ना वो वहीं पर रहता है और वो एरिया टेक्निकली चाइना के अंडर आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना एक जहरीला सांप है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वही एक डायरेक्ट रोल प्ले करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का। चाइना भारत में हथियार भेजता है और इन सब आतंकवादियों को वो पैसे भी भेजता है और इन सभी लोगों को भारत के खिलाफ वो इंडोक्ट्रिनेट भी करता है। लेकिन ये सब करने में इसकी मदद कौन करता है? दूसरा साहब, जो है पाकिस्तान। ये जो उल्फा वाला मामला है ना, ये पूरा का पूरा चाइना फंडेड है, यानी कि चीन ने इसमें पैसे लगाए हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? ये पूरा का पूरा मामला चाइना के फंड से चल रहा है। लेकिन इसका काम ग्राउंड लेवल पर किसने किया? दूसरे सांप ने, जो कि पाकिस्तान है। तो दोस्तों ये कहानी है उन आतंकवादियों की जिन्हें भारत से म्यांमार ले जाया गया और फिर म्यांमार से उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हुई, उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया, उनका एकदम अच्छे से इंडोक्ट्रिनेशन हुआ। उन्हें बताया गया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप बस भारत से आसाम को अलग करिए। भारत में और भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, उन्हें भी आप भारत से अलग करिए। आपको हम पूरा सपोर्ट करते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी कैसे मूव करती है, हम आपको सिखाएंगे कि इंडियन आर्मी कैसे मूव करती है, फिर छुप कर उनके ऊपर कैसे अटैक करते हैं हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की टैक्टिक्स यूज करनी है इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए। कुछ दिन आप चुपचाप बैठे रहना और फिर इंडियन आर्मी पर अटैक कर देना। ये सब फालतू की टैक्टिक्स उन्हें सिखाई जाती है दोस्तों। अब आज की करंट सिचुएशन की बात करते हैं। गलवान के बाद चीनी फौज को यह समझ आने लगा है कि भारतीय सेना से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकते। अब ये 1962 वाला भारत नहीं रहा। आज की तारीख में अगर चीनी फौज ये देखेगी कि भारतीय आर्मी ने भी अपने जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़े रखे हैं और अगर चीन ने कुछ भी बदमाशी की तो बहुत मार पड़ेगी। आप लोगों ने तो ये देखा ही होगा कि 2 साल से चीन कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप है। उसे पता है कि भारतीय सेना वहां पर हथियार लेकर तैनात है, रॉकेट्स बहुत सारे लगाकर रखे हैं। अगर चीन ने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, एकदम सॉलिड वाला। सबके हाथ में हथियार है, सबके हाथ में रॉकेट्स हैं और सैटेलाइट्स भी सबके पास हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ चीन के पास ही हथियार हैं अच्छे अच्छे, भारत के पास कुछ नहीं है। लेकिन भारत की आज की डेट में ऐसी कंपैटिबिलिटी है कि चीन अगर एक आदमी डालेगा तो भारत वहां पर 2 आदमी डाल सकता है। तो अब इस सिचुएशन में चीन क्या करेगा? भारत से लड़ेगा नहीं, अरे लड़ेगा लेकिन डायरेक्टली नहीं। कैसे, ये समझते हैं दोस्तों। अब अगर बॉर्डर पे दोनों तरफ से फौज बराबर खड़ी है, टेक्नोलॉजी दोनों तरफ की यूज हो रही है, तो चाइना क्या करेगा?
चाइना इन्हीं आतंकवादी गुटों को वापस एक्टिव करेगा, वो भी पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि चाइना को यह लगता है कि उसकी पूरी दुनिया में एक बड़ी रेप्यूटेशन है। चाइना ये नहीं चाहता कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए कि चाइना ने ये गलत काम किया है। चाइना एक ऐसा देश है कि उसे लगता है कि कोई भी मेरे ऊपर उंगली न उठाए कि मैंने गलत काम किया है। वो पूरे के पूरे जितने भी काम करता है सब गलत करता है, सब इलीगल काम करता है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू। तो चाइना ने अपने पीछे लग्गू पाकिस्तान को काम पर लगा रखा है और आज की डेट में भी लगा रखा है। आप लोग ये सुनकर बिल्कुल भी शौक मत होना अगर आपको ये पता चले कि जितने भी आंदोलन होते हैं उन सब में फॉरेन फंडिंग है। ये लोग बिना पैसे दिए कैसे कहीं पर बैठ सकते हैं? इनका घर कैसा चलता होगा? इनको खाना कौन देता होगा? इनके बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? बिना किसी के पैसे दिए ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग अब ये सोचेंगे कि कोई एक आदमी ये बोल रहा है कि मैं 6 महीने से आंदोलन पे बैठा हूं, तो उसे पैसे कौन दे रहा है? उसका खाने का खर्चा कौन उठा रहा है? और ऐसा जब बहुत सारी तादाद में लोग होते हैं ना, तो पैसा करोड़ों में खर्चा होता है। शाहीन बाग में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, ये आज तक किसी को नहीं पता। करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे शाहीन बाग में। जो इतनी बड़ी भीड़ थी, उनको रोज बिरयानी कौन खिला रहा था? ये सब का सब चाइना का पैसा था, जो कि पाकिस्तान हमारे देश में फैला रहा था, हमें कमजोर करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम हमारी ओरिजिनल उल्फा वाली कहानी पे आते हैं। आईएसआई ने उल्फा की कुछ लीडरशिप्स को उठाया और उनको कहा कि चलिए पाकिस्तान, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये थी कहानी उल्फा की दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत 1992 में हुई, जब पूरे देश में उथल पुथल का माहौल बना हुआ था। रूस सोवियत, जो कि उस समय की सुपर पावर थी, वो टूटकर 15 देशों में बढ़ चुकी थी। वो समय था कि जब भारत के कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा था। ये उस वक्त की बात है जब खालिस्तानी पंजाब में हिंदुओं को निकाल निकाल कर मार रहे थे। भारत में उस समय कमजोर और मिलीजुली सरकार थी, कोलेशन की गवर्नमेंट थी। उस समय भारत में पॉलिटिकल स्थिरता नहीं थी, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। और उस समय जो इंडियन आर्मी थी वो श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में बिजी हुई थी। मतलब एकदम केओस का माहौल था। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के साथ चल रहा था, वहां से रोज कैजुअलिटी आ रही थी। वहां पर कश्मीर में आतंकवादी खुलेआम सामने आ रहा था। रोज फायरिंग और रोज रॉकेट चल रहे थे। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी हिंदुओं पर रोज फायरिंग कर रहे थे और मासूम लोगों को बसों से निकाल निकाल कर मार रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान को लगता था कि अब ये मौका सही है कि जनरल जियाउल हक की जो पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स लागू करने का। तो ये जियाउल हक की ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स का मतलब क्या था दोस्तों? ये मतलब था कि एक जो शरीर है उसे एक बार में मत मारो, उसमें ऐसे 100 घाव अलग अलग कर दो जिससे वो खून बहा बहा कर मर जाए। तो वो शरीर क्या था? वो शरीर था भारत। जियाउल हक, जो कि पाकिस्तान का डिक्टेटर था, उसने ये एक नई स्कीम चलाई। उसने इस स्कीम के अंडर ऑपरेशन टोपाक शुरू किया। इस ऑपरेशन टोपाक के तहत वो अफगानिस्तान गया, वहां पर मुजाहिदीन खड़े किए। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए उसने वहां के मदरसों से आतंकवादी पैदा किए। दूसरे लेवल पे उसने कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया था। इस ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स में, जो 1000 कट्स वाली पॉलिसी थी, इसमें हम पंजाब की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने असम के बारे में वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की बात नहीं की। ये कहानी है आसाम की दोस्तों। सन 91-92 में आईएसआई के लोग भारत आते हैं और यहां से उल्फा के लीडर्स को पाकिस्तान लेकर जाते हैं। वहां उनकी ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले उनकी मीटिंग होती है। उसमें ये बात करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लॉजिस्टिक क्या होंगे, किसको कितना पैसा देना है, कौन कितना मोटिवेटेड है और कौन अपनी जान पर खेल सकता है। नॉर्थ ईस्ट में और भी आतंकवादी संगठन थे जिन्हें आईएसआई पाकिस्तान लेकर गई थी, जैसे कि यूएलएफए, एनडीएफबी, एटीटीएफ और भी वगैरह वगैरह।
तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट में उल्फा के अलावा और भी आतंकवादी ग्रुप्स एक्टिव थे और इनकी सारी की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो रही थी। तो इन्हें ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा था कि बॉम्ब कैसे बनाएं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें, किसी को कैसे बूबी ट्रैप करें। किसी को बूबी ट्रैप कैसे करते हैं आतंकवादी? मान लीजिए कि इंडियन आर्मी ने किसी आतंकवादी का एनकाउंटर कर दिया, तो पाकिस्तानी आर्मी इन आतंकवादियों को एक ट्रिक सिखाकर भेजती है जिससे इंडियन आर्मी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके। तो ये बात सिंपल है। एक ग्रेनेड होता है, उसमें एक पिन होती है, उस पिन को अगर आपने निकाल दिया तो उसके अंदर एक लीवर होता है। जब तक उस लीवर के ऊपर आपका हाथ है तब तक वो ग्रेनेड नहीं फटेगा, यानी कि वो सेफ है। जब ये लीवर नीचे गिरता है तो उस पर चोट पहुंचती है, उस चोट के वजह से बारूद फटता है और उसके बाद एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये थी सिंपल सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट दोस्तों। तो ये ट्रिक बताई जाती है आतंकवादियों को पाकिस्तान आर्मी द्वारा। और ये ट्रिक क्यों बताई जाती है? क्योंकि आतंकवादी के अंदर वो जज्बा हो कि मैं मरने वाला हूं तो मैं दो चार को लेकर मरूंगा। तो वो इस ग्रेनेड का पिन खींचकर उस लीवर को अपने नीचे दबा लेता है। जब इंडियन आर्मी के जवान उस लाश को चेक करने आते हैं तो वो जब लाश पलटते हैं वो लीवर नीचे गिरता है और उससे बम फट जाता है और वो दो चार लोगों को लेकर ही मरता है। तो ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट वाले आतंकवादी ग्रुप्स को सिखाई जाती है ताकि अगर आप मर भी रहे हैं तो दो चार लोगों को लेकर भी मरो। तो इन सब की ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी पाकिस्तान में हुई, थोड़ी अफगानिस्तान में, थोड़ी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हुई। यानी कि पेशावर के नजदीक खैबर पख्तूनवा में कुछ खेल हुए दर्रा आदम में और कुछ हुए कांधर में। अब आपको ये याद ही होगा कि इंडियन एयरलाइंस के ऑल इन आईसी 814 को हाईजैक करके कांधर ही ले जाया गया था। इनके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं वो 17 दिन से लेकर 3 महीने तक के होते हैं। इसमें इन्हें सब कुछ सिखाया जाता है कि बॉम्ब कैसे बनाना है, आईडी कैसे बनानी है, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब कैसे बनाना है, किसी को कैसे एम्बुश करना है और कैसे भाग जाना है। और तो और चीनियों की मदद से इन्हें भारत के खिलाफ जहर कैसे लोगों के दिमाग में भरना है वो भी सिखाया जाता है। भारत के खिलाफ लिटरेचर वहां पर बांटा गया और उन्हें कहा गया कि जाइए इसे भारत में फैला दीजिए और उन लोगों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दीजिए। यह पाकिस्तान का एक गेम प्लान था और इसमें शामिल था वहां का लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कयानी। अशफाक परवेज कयानी वो बंदा था जिसने आईएसआई की तरफ से ये पूरा मामला संभाला था। उसकी ये सारी प्लानिंग थी कि कैसे भारत से इन लोगों को म्यांमार लाना है, म्यांमार से पाकिस्तान लेकर कैसे आना है और पाकिस्तान से अफगानिस्तान कैसे लेकर जाना है। ये जो पूरा इकोसिस्टम था ना, ये उसका ही बनाया हुआ था। अब कहां है अशफाक परवेज कयानी? दरअसल अब वो रिटायर हो चुका है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वहां पर उसने एक टापू भी खरीद लिया है। सोचिए, इतना पैसा कमा लिया जिससे उसने टापू खरीद लिया। तो ये उस समय की बात है जब वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ था, जब यूएस नेवी सील्स ने बिन लादेन को मारा था। लोगों का कहना था कि बिन लादेन को धोखा देने वाला यही अशफाक परवेज कयानी था, क्योंकि यूएस जो नेवी थी उन्होंने $25 मिलियन का इनाम रखा था, जिंदा या मुर्दा। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये जो अवार्ड है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी अशफाक परवेज कयानी ने क्लेम किया था। ये तो जब से 2014 में मोदी जी आए हैं उसके बाद से चीन के सारे खेलों में अंकुश लग गया था, नहीं तो कांग्रेस ने हमें चीनियों के हाथों बेच ही दिया था। मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हैं, मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ ही असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे राष्ट्रवादी सीएम भी हैं, तो वहां पर सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। इसी के साथ ही जो चाइना है वो हमारे देश के कई पत्रकार और मीडिया हाउसेस को फंडिंग भी करती है चीनी कंपनी के थ्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से जो देश के खिलाफ हैं और कौन से देश के हित में बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप एजेंडा में ना आए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।